गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम यूएनओ में या यूएनओ के शांति स्थापना कार्यों में भारत के योगदान के संदर्भ में डिस्कस करेंगे। हम पिछले टॉपिक्स में भारत और यूएनओ का विशद विवेचन कर रहे हैं। आज शांति स्थापना में भारत का क्या रोल रहा है उसको करके इस टॉपिक को आज फिनिश करते हैं। यूएनओ का जैसा हम देखते हैं मूल उद्देश्य था अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना एवं अंतर्राष्ट्रीय विवादों के विषय को शांतिपूर्ण समाधान के माध्यम से निपटाना। इस दृष्टि से भारत ने प्रारंभ से ही यूएनओ को सहयोग प्रदान किया है। यदि हम कोरिया समस्या के समाधान के संदर्भ में भारत का योगदान देखें तो 25 जून 1950 को यूएनओ को सूचना दी गई कि उत्तरी कोरिया की सेनाओं ने दक्षिणी कोरिया के गणराज्य पर आक्रमण कर दिया है। उसी दिन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक हुई और बैठक में ये घोषणा की गई कि इस सशस्त्र आक्रमण में शांति भंग हुई है। सुरक्षा परिषद ने युद्ध विराम की मांग की, परंतु 2-3 दिन तक युद्ध चलते रहने पर परिषद ने फिर सिफारिश की कि यूएनओ के सदस्यगण कोरियाई गणराज्य को सशस्त्र आक्रमण का मुकाबला करने के लिए तथा उस क्षेत्र में शांति स्थापना करने में सहायता दे। 27 जून 50 को संघ ने यह भी घोषणा की कि उसने अपनी वायु तथा जल सेनाओं को और स्थल सेनाओं को भी दक्षिणी कोरिया की सहायता के लिए आज्ञा दे दी है। यह एक सच्चाई है कि कोरिया की समस्या के समाधान में भारत के सक्रिय योगदान से तीसरे महायुद्ध को टाला जा सका है। भारत निष्पक्ष किंतु रचनात्मक भूमिका से उसकी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा बढ़ी है। उत्तरी कोरिया को आक्रमणकारी घोषित करने के बाद भी भारत ने सैनिक कार्रवाई में भाग नहीं लिया। भारत ने तटस्थता की नीति अपनाई और शांति की स्थापना में मध्यस्थता के लिए प्रयास किया। उसने यूएनओ की सेनाओं द्वारा
38 डिग्री समानांतर रेखा को पार किए जाने का विरोध किया। भारत ने यूएनओ के अमेरिका के उस प्रस्ताव का भी विरोध किया जिसमें साम्यवादी चीन को आक्रामकता घोषित किया गया। कोरिया की समस्या सुलझाने के लिए भारत ने चीन को संयुक्त राष्ट्र में प्रतिनिधित्व प्रदान करने का प्रस्ताव रखा। कोरिया में शांति स्थापित करने के लिए भारत ने दोनों पक्षों को अपने अथक प्रयासों से सहमत किया। युद्ध विराम संधि के मार्ग में आने वाली युद्धबंदियों की अदला बदली की बाधा को दूर करने के लिए भारत का योगदान ऐतिहासिक महत्व रखता है। यह बात उल्लेखनीय है कि भारत के प्रयास के फलस्वरूप 27 जुलाई 1953 को पानमुन जोन में कोरिया युद्ध विराम संधि पर हस्ताक्षर हुआ। युद्धबंदियों की समस्या को हल करने के लिए 5 तटस्थ राष्ट्रों का एक आयोग नियुक्त किया गया, जिसकी भारत ने अध्यक्षता की। इस संदर्भ में भारत के जनरल थिमैया का योगदान अत्यधिक महत्वपूर्ण रहा। तटस्थ राष्ट्रों के आयोग के अध्यक्ष के रूप में भारत पर 3 उत्तरदायित्व डाले गए। पहला था, भारत इस आयोग का अध्यक्ष नियुक्त हुआ और इसे आयोग के कार्य पूर्ण कराने का भार सौंपा गया। दूसरा, भारत को युद्धबंदियों की देखभाल एवं सुरक्षा का भार सौंपा गया। तीसरा, भारतीय रेड क्रॉस दल को युद्धबंदियों से संबंधित संपूर्ण चिकित्सा कार्य सौंपा गया। युद्धबंदी प्रत्यावर्तन आयोग के अध्यक्ष जनरल मिथैया जो बने थे और वैकल्पिक अध्यक्ष हेग में भारत के राजदूत BN चक्रवर्ती थे। भारतीय अभिरक्षक दल के अध्यक्ष मेजर जनरल थोराड थे। सितंबर के अंत में इस दल ने अपना कार्य प्रारंभ किया और इस दल में 5000 व्यक्ति रेड क्रॉस दल को मिलाकर सम्मिलित थे। इस भारतीय दल ने बड़ी दृढ़ता और निष्पक्षता से अपना काम किया। ये जरूर था कि इस दल को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि युद्ध विराम की शर्तों का दोनों दलों द्वारा पूर्ण रूप से पालन नहीं किया जा रहा था। जनवरी 1954 में दोनों दलों ने सारे युद्धबंदियों को मुक्त करने का निश्चय किया और आयोग ने 22,000 युद्धबंदी संयुक्त राष्ट्र संघ की कमान में सौंप दिए। ऐसे में कोरिया में भारत ने अत्यंत महत्वपूर्ण काम किया। दो पक्षों के मध्य युद्ध विराम को लेकर जो तनाव था, उसे भारत ही अपनी गुटनिरपेक्षता की नीति के कारण कम कर सका। भारत के इस कार्य की विश्व में बड़ी प्रशंसा की गई। अर्थात शांति के मामले में कोरिया की जो समस्या थी, उसके संदर्भ में
भारत का अभूतपूर्व योगदान रहा। यदि हम हिंद चीन की समस्या को देखें और उसमें भारत के योगदान को देखें तो यह भी महत्वपूर्ण है। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वार से पहले हिंद चीन पर फ्रांस का अधिकार था, परंतु युद्ध में इसे जापान ने जीत लिया। जापान के आत्मसमर्पण के समय हिंद चीन के उत्तरी भाग पर राष्ट्रवादी चीन ने तथा दक्षिणी भाग पर ब्रिटेन ने अधिकार कर लिया। फ्रांस ने दक्षिणी भाग ब्रिटेन से प्राप्त कर लिया। वियतनाम में स्वाधीनता प्राप्ति के लिए वियन मिन नामक संस्था भी काम कर रही थी, जिसने फ्रांस से मुक्ति पाने के लिए संघर्ष प्रारंभ कर दिया। चीन में साम्यवादी शासन स्थापित हो जाने पर सन 1949 में वियन मिन सेना ने साम्यवादी सहयोग के आधार पर फ्रांस की सेनाओं पर भयंकर आक्रमण कर दिया। साम्यवादी प्रसार को रोकने के लिए अमेरिका ने फ्रांस की सहायता की। 5 वर्षों तक युद्ध चलता रहा। 5 अप्रैल 1954 को अमेरिकी सीनेट ने हिंद चीन को साम्यवादियों के हाथ में जाने से रोकने का दृढ़ संकल्प किया। ऐसे संकटपूर्ण समय में भारत ने युद्ध रोकने उन दोनों पक्षों के मध्य समझौता कराने का हर संभव प्रयास किया। अमेरिकी हस्तक्षेप से इंटरनेशनल संकट खड़ा हो गया था, जिसका हल ढूंढने के लिए भारत निकल चला था। ट्वेंटी अप्रैल 1954 को भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हिंद चीन की समस्या के शांतिपूर्ण समाधान के लिए जेनेवा सम्मेलन के विचार हेतु महत्वपूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत किया और उन्होंने आग्रह किया कि समस्त राष्ट्रों को चाहिए कि वे शांति एवं संधि संपन्न करने का वातावरण उत्पन्न करें। नेहरू जी चाहते थे कि युद्ध विराम के स्तर पर सबसे पहले विचार किया जाए तथा फ्रांस को हिंद चीन की पूर्ण स्वतंत्रता को शीघ्र ही स्वीकार कर लेना चाहिए। फ्रांस एवं हिंद चीन स्वयं सीधी वार्ता करे ताकि युद्ध के वातावरण का अंत हो सके। और नेहरू जी ने अमेरिका को भी सलाह दी। नेहरू जी ने यह भी एडवाइस दी कि अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और चीन एक ऐसा समझौता करें जिसमें यह डिसाइड किया जाए कि युद्धरत पक्षों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कहीं से भी किसी भी तरह की सहायता नहीं मिले। उनका विचार था कि जिनेवा सम्मेलन की प्रगति की रिपोर्ट को यूएनओ को दी जाए और समझौता करने के लिए उसकी सहायता भी आमंत्रित की जाए। अमेरिका की अनिच्छा के कारण भारत इस सम्मेलन का सदस्य नहीं बनाया गया। जो जनेवा में सम्मेलन किया गया उसका सदस्य नहीं बनाया गया। भारत को आमंत्रित नहीं करने का कारण यह था कि भारत सम्मेलन की गतिविधियों पर दृष्टि रखने
एवं सम्मेलन के बाहर रहकर शांति प्रयासों में सहायता देने की दृष्टि से जनेवा भेजा जाए। कृष्ण मेनन ने वास्तव में वह महत्वपूर्ण कार्य किया। विभिन्न राष्ट्रों के अध्यक्षों और प्रतिनिधियों से मिलकर उन्होंने ऐसे मतभेद भी दूर करवा दिए जिनसे वार्ता टूट जाने की संभावना उत्पन्न हो गई थी। इस प्रकार से जेनेवा सम्मेलन में साम्यवाद चीन की उपस्थिति में युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर हो गए। उसके बाद हिंद चीन की राजनीतिक समस्याओं का समाधान करने के लिए 3 समस्याओं का एक अंतर्राष्ट्रीय आयोग निर्मित किया गया, जिसकी अध्यक्षता भारत को स्वीकार करनी पड़ी। अभी तक हम देख रहे हैं 2 अंतर्राष्ट्रीय गंभीर समस्याएं, पहली कोरिया समस्या, दूसरी चीन की समस्या, हिंद चीन की समस्या। दोनों ही समस्याओं के समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय आयोग जो स्थापित हुए उनमें भारत को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान मिला। यदि कुवैत समस्या और भारत के संदर्भ में देखें तो 2 अगस्त 1990 को कुवैत पर इराक के हमले के कारण यूएनओ में खाड़ी संकट का मुद्दा छा गया। भारत ने कुवैत से इराक की फौजों को बिना शर्त वापसी तथा कुवैत की संप्रभुता और स्वाधीनता की बहाली को की मांग की। भारत ने सुरक्षा परिषद के संकल्पों के क्रियान्वयन के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का साथ दिया। वहीं कंबोडिया समस्या के संदर्भ में देखें तो भारत की नई पहलकदमियों की रणनीति 23 अक्टूबर 1991 को पेरिस में एक व्यापक शांति समझौते में हुई। तब से यूएनओ ने कंबोडिया में संयुक्त राष्ट्र कार्मिकों की बड़ी पैमाने पर तैनाती करने की दिशा में कदम उठाए। कंबोडिया में यूएनओ अग्रिम दल तैनात किया गया, जिसमें भारत ने भी अपना योगदान दिया। भारत ने कंबोडिया के लिए संयुक्त राष्ट्र संक्रमणकालीन प्राधिकरण में भी भाग लिया। इस कार्य के लिए उसने सभी रैंकों के लगभग 1300 सैनिकों को वहां भेजा। यदि हम दूसरे कार्यों में भी भारत के योगदान को देखें यूएनओ में, तो भारत ने संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न कार्यों में समय समय पर अपनी हेल्प प्रदान की। भारत द्वारा यूएनओ के झंडे के अंतर्गत सबसे पहला और सबसे बड़ा सैन्य समूह कोरिया में भेजा, जहाँ 6112 लोगों का वह समूह 54 तक रहा। इसके बाद 1954 से 1970 तक भारत ने हिंद चीन में लगभग 1000 सैनिक तैनात किए। मिस्र में, लेबनान में, इराक, ईरान में भारतीय शांति सेनाएं भेजी गई। 1956 में भारत ने स्वेज संकट के समाधान हेतु यूएनओ के अनुरोध पर आपातकालीन सेना में अपने सैनिक भेजे। इसी तरह का सहयोग कांगो के संकट के समय
यूएनओ की आपातकालीन सेना में अपनी सेना भेजी। सोमालिया के संकट के समय में अपनी ब्रिगेड भेजी। भारत ने मोजाम्बिक में भी संयुक्त राष्ट्र कार्रवाई के लिए सेना भेजी। वर्ष 96-97 के दौरान 1100 भारतीय सैनिक और स्टाफ अधिकारी और सैनिक पर्यवेक्षक अंगोला में तैनात रहे। अर्थात भारत ने यूएनओ में इराक हो, कुवैत हो, पर्यवेक्षक मिशन हो, लाइब्रेरिया में संयुक्त राष्ट्र पर्यवेक्षक मिशन हो या सैनिक पर्यवेक्षक हों, उनको उपलब्ध कराया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र रवांडा सहायता मिशन में एक थल सेना बटालियन भेजी जिसमें 800 सैनिक और एक आंदोलन नियंत्रण यूनिट शामिल थी। यूएनओ में शांति स्थापना में दूसरा सबसे बड़ा सैनिक सहायता देने वाला देश इस प्रकार से भारत बना। 2005 में भारतीय सेना ने जवानों और अधिकारियों के एक बड़े दल के सूडान में तैनात किए जाने के साथ ही यूएनओ शांति सेना में सबसे बड़ा अधिक योगदान देने वाला देश बन गया। मार्च 2010 में उपद्रवग्रस्त पश्चिमी अफ्रीकी राष्ट्रों में सिएरा लियोन में शांति स्थापना के लिए तैनात यूएनओ शांति सेना के कार्य में भी सहयोग के लिए भारतीय वायुसेना की टुकड़ी को शामिल किया गया। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि भारत यूएनओ शांति स्थापना कार्यों में अपना सबसे बड़ा योगदान देने वाला देश रहा है। उसने अभी तक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के द्वारा शांति स्थापना में जो मिशन रखे हैं उनमें लगभग 2 लाख सैनिकों से ज़्यादा को वह भेज चुका है। हाल ही में भारत यूएनओ की शांति स्थापना के लिए सैन्य दल भेजने वाला तीसरा बड़ा योगदान देने वाला देश है, जिसके 10 संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मिशनों में लगभग 8000 सेना और पुलिसकर्मी नियोजित हैं। मुख्य शांति स्थापना कार्यों में भारत की उपस्थिति में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में 4000 के लगभग, सूडान में 2000 के लगभग, लेबनान में 900 के लगभग, लाइबेरिया में 250 और सीरिया इजराइल सीमा पर 200 सैनिक लगभग शामिल थे। चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भारतीय सैनिकों और पुलिसकर्मियों का यह उच्च स्तरीय दल उन्हें विश्व भर में ख्याति प्रदान कराता है। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि भारत ने शांति स्थापना, निशस्त्रीकरण, उपनिवेशवाद का उन्मूलन, नवीन सदस्य राष्ट्रों को विश्व संस्था में प्रवेश दिलाना आदि अनेक प्रश्नों पर यूएनओ के साथ पूर्ण सहयोग किया है एवं उसके आदर्शों में अपना विश्वास प्रकट किया है। भारत की विदेश नीति के लक्ष्य
यूएनओ के उद्देश्यों से मिलते जुलते हैं। भारत युद्ध से स्वयं बचना चाहता है और दूसरे देशों को भी इस भयंकर स्थिति से बचाना चाहता है। भारत का यह स्पष्ट मत है कि विश्व शांति की कल्पना संयुक्त राष्ट्र के बिना नहीं की जा सकती। ये एक ऐसी संस्था है जो विश्व भर को भय, आतंक, अभाव व रोग से मुक्ति दिला सकती है। भारत ने यूएनओ द्वारा किए गए शांतिमय कार्यों, वैज्ञानिक अनुसंधानों और आर्थिक एवं सामाजिक कार्यों में हिस्सा लिया। भारत ही संभवतः एकमात्र ऐसा देश है जिसने संयुक्त राष्ट्र संघ की उपेक्षा या उल्लंघन नहीं किया। उदाहरण के लिए देखें, भारत के कश्मीर के प्रश्न पर यूएनओ के प्रस्तावों को भारत ने स्वीकार किया। पाकिस्तान आक्रमणकारी होते हुए भारत ने यूएनओ की विराम संधियों के प्रयासों को स्वीकार किया और यूएनओ की मांग पर भारत की शांति सेनाएं कोरिया, मिस्र और कांगो में भेजी गई। हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी ने सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के तौर पर यूएनओ के मंच के माध्यम से विश्व को यह बताने का प्रयास किया कि भारत न केवल विश्व शांति और सुरक्षा चाहता है, बल्कि विश्व के विभिन्न देशों के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक विकास को भी महत्वपूर्ण भूमिका में आगे बढ़ाने का प्रयास चाहता है। वैश्विक सहयोग के माध्यम से एक अंतर्राष्ट्रीय माहौल को तैयार करने के पक्ष में है, जिसके द्वारा विश्व की उन्नति हो और मानव जाति का कल्याण हो। हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने इस संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पूर्णतः स्पष्ट कर दिया है कि भारत मानव जाति के आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीक विकास में पूर्णतः सहयोगी रहेगा और सहयोग प्राप्त करता रहेगा। लेकिन यदि भारत की शांति को कोई खतरा पहुंचाता है तो वह किसी भी प्रकार से उस बात को स्वीकार नहीं करेगा। उस चुनौती का वह डटकर मुकाबला करेगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यूएनओ में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका रही है और भारत ने प्रारंभिक सदस्यों के तौर पर सदस्यता लेकर वर्तमान तक एक ऐतिहासिक कदम उठाए हैं जिनका मुकाबला विश्व का कोई भी देश नहीं कर सकता है। तो ये था हमारा टॉपिक, भारत और यूएनओ। थैंक यू स्टूडेंट्स।